वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ गुलरेज। आज हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है। इसका ऑब्जेक्टिव हमारे सामने गिवन है टू स्टडी एंड वेरीफाई द करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल भी एक रूल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। बेसिकली अप्लाई होता है पैरेलल सर्किट्स के ऊपर। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं KCL और KVL। ये भी करंट डिवाइडर रूल एक ऐसा रूल है जो कि करंट को फाइंड करने के लिए जहाँ पर पैरेलल कम्बिनेशन हो रेजिस्टर्स का यूज़ होता है। इसको हम आज देखेंगे प्रोटीज के ऊपर ही। जैसे कि आप देखते आ रहे हैं इस ऑपरेटर्स को जो आपके सामने गिवन है, ये ज़रूरत नहीं है देखने की इस मौके पर। सर्किट डायग्राम देख लें। सप्लाइड वोल्टेज है with parallel combination of resistors R1 and R2। Vs एक्साइट कर रहा है R1 और R2 को। Vs से निकलने वाला करंट Is है जिसे सप्लाइड करंट बोल सकते हैं, और Vs जो है वो सप्लाइड वोल्टेज है। साथ ही बिल्कुल फार्मूला गिवन है I1 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू Is। I2 इज इक्वल टू R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू Is। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगर I1 को निकाला जाए तो ये R2 ऊपर क्यों है, I2 निकाला जाए तो फिर R1 ऊपर क्यों है, लेकिन नीचे इक्विवेलेंट तो सेम आ रहा है। फिर से याद रहे कि करंट डिवाइडर रूल बेसिकली पैरेलल सर्किट्स के अंदर जब रजिस्टर लगे हुए हों तब अप्लाई होता है, जैसे KCL अप्लाई होता था। इसमें इंडिविजुअली अगर आपने किसी ब्रांच के ऊपर करंट मालूम करना हो, जैसे कि R1 के क्रॉस ये भी एक ब्रांच है, और I2 और R2 जिसके क्रॉस रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये भी एक ब्रांच है। इस ब्रांच में से गुजरने वाला करंट आखिर क्या है वो इस रूल के तहत मालूम पड़ता है। लेकिन ये फार्मूलाज जो I1 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू Is है, ये बेसिकली आए कैसे हैं। इस सर्किट को गौर से देख लीजिए और ये देखें कि Vs पैरेलल लगा हुआ है R1 और R2 के। लेट्स से अगर Vs जो सप्लाइड वोल्टेज है आपका और R1 से जो निकलने वाला करंट है वो I1 है, और अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाला जाए उसको अगर हम V1 बोल दें तो V टोटल जो है वो आपके बराबर किस चीज़ के बराबर होगा। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होते हैं, तो हमारे पास जो आपका V1 आ रहा है वो इक्वल होगा V2 के। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर V टोटल की वैल्यू निकालें या जिसे हम Vt बोलते हैं इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आएगी। Vt की मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ। Vt की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इस केस के अंदर, अगर जो करंट जा रहा है वो I जा रहा है, जिस तरह ये वाला Is जो सप्लाई हो रहा है ब्रांचेस के बाद जाकर डिवाइड हो रहा है, लेकिन टोटल करंट जो है वो Is है जिसे हम I टोटल भी कह सकते हैं Vs की बजाय। Vs को जिस तरह V टोटल कहा हुआ है इस Is को हम I टोटल भी कह सकते हैं। तो I टोटल से मुराद IT हो जाएगा या खाली I, तो I इंटू हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम Vt के ऊपर बात कर रहे हैं तो इन दोनों का कम्बिनेशन आएगा जो होगा R इक्विवेलेंट। अब ये R इक्विवेलेंट है, लेकिन इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक चीज़ दरकार होगी। ये चौके पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर लगा हुआ है। याद रखिएगा पैरेलल कम्बिनेशन किस तरह निकलते हैं।
याद रखिएगा ये पैरेलल कम्बिनेशन जो हैं ये किस तरह निकलते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि R1 जब R2 के पैरेलल होता है तो हम R1 मल्टीप्लाई करते हैं R2 से। मैं लिख देता हूँ, मतलब क्या हो जाएगा कि R1 जो है आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा R2 के साथ और डिवाइड हो जाएगा इनके सम के साथ, मतलब R1। अब आप, मैं इसका मुझे साथ साथ टाइप करना पड़ रहा है, थोड़ी मुश्किल आ रही है। तो R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2 हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट इसका। अगर इसी तरह बात की जाए फॉर V1, मतलब इसमें से गुजरने वाला करंट अगर हमने निकालना हो तो इसके अक्रॉस सबसे पहले हमें वोल्टेज मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ तो गिवन है ना कि Vs है बराबर, इधर पोटेंशियल बराबर होगा Vs के, इधर भी पोटेंशियल R2 के क्रॉस, इस ब्रांच के क्रॉस भी पोटेंशियल बराबर होगा R1 के क्रॉस जो आ रहा होगा और जो Vs के क्रॉस आ रहा होगा। एक चीज़ तो हमारे पास गिवन है। तो फिर V1 इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर एक इस चीज़ को दोबारा से नोट कर लें कि Vs R1 के पैरेलल है और R1 आगे पैरेलल है R2। तो V1 आपका किस, अगर मैं इसका फार्मूला निकालूं तो क्या बनेगा V1 का, I1 इंटू R1 ओम्स लॉ के तहत, ओम्स लॉ के तहत ये इंटू I2। V1 I1 इंटू I2, सॉरी मैं गलत लिख गया हूँ, V1 जो है वो I1 इंटू R1 होगा, माफ़ी चाहता हूँ, I1 इंटू R1। अब V1 I1 इंटू R1 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि V1 जो है वो बराबर है V टोटल के। अगर V1 V टोटल के बराबर है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं, तो ये वाली वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इस जगह पर, I1 इंटू R1 जब यहाँ पर आ जाएगा, जब I1 इंटू R1 हो जाएगा, आगे VT जो है वो I इंटू R इक्विवेलेंट के बराबर है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये है, जब इन सब को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये दोनों फार्मूलाज आ जाएंगे। अब मैं एक छोटी सी असाइनमेंट आपके ज़िम्मे दे रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये सब्स्टिट्यूट करके बताना है, मैथमेटिक्स है बेसिकली। ये फार्मूलाज आपके पास आ जाएंगे। जब ये फार्मूला आपके पास आ जाएंगे तो बेसिकली ये करते क्या हैं, ये करते कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको करंट डिवाइड कर कर बताते हैं कि अगर मैंने I1 के क्रॉस, इस ब्रांच के क्रॉस अगर मुझे करंट चाहिए तो वो इस फार्मूले के तहत आ जाएगा, I2 के क्रॉस चाहिए तो इस फार्मूले के तहत आ जाएगा। ये इसकी एक और डायग्राम है जिस तरह आपने बिल्कुल KCL के ऊपर अप्लाई की थी, यही आपने प्रोटीएस के ऊपर भी बनानी है। याद रहे कि करंट डिवाइडर रूल एक और चीज़ भी बताता है, वो ये बताता है कि अगर हम रजिस्टर की वैल्यू बढ़ा दें तो उसके अक्रॉस आने वाला करंट कम हो जाएगा, अगर हम रजिस्टर की वैल्यू कम कर दें तो उसके अक्रॉस आने वाला जो करंट है वो बढ़ जाएगा। ये बात भी करंट डिवाइडर रूल से ही हमें पता चली थी जब शुरू में इन चीज़ों के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। प्रोटीएस के दौरान मैं इसके ऊपर कुछ और डिस्कशन करूँगा।
जी, तो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल की दो शर्तें हैं कि वो अप्लाई होता है पैरेलल सर्किट के ऊपर अगर रेजिस्टेंस की कम्बिनेशन पैरेलल फॉर्म में दी हुई है, तो आपने करंट डिवाइडर रूल निकाल कर करंट निकाल लेना, चाहे वो R1 के अक्रॉस हो या चाहे वो एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा हुआ हो, आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो पैरेलल में लगा हुआ हो। इसको मज़ीद करने के लिए प्रूफियस हमारे सामने गिवन है। ये चलाने का तरीका आप जान चुके हैं। सर्किट डायग्राम में याद रहे कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं और एक बैटरी उनके ही पैरेलल में दी हुई है, तो हमारे पास जो सामान आता है वो एक बैटरी और 3 रेजिस्टर्स। अच्छा, अब हमारे पास एक बैटरी और 3 रजिस्टर्स जब आ जाएंगे, तो उसके बाद हमें तीसरी चीज़ क्या आपके सामने आपको याद आना चाहिए कि डीसी एमीटर आपके पास होना चाहिए। मैं स्पीड अप इसलिए कर रहा हूँ कि ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। डीसी एमीटर क्या करेगा, बेसिकली अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये टोटल करंट को पकड़ लेगा। इस जगह पर रखेंगे तो ये R1 के अक्रॉस करंट को पकड़ लेगा, इस जगह पर रखेंगे तो R2 के, इस जगह पर तो R3 के। अब मैं इनको यहाँ पर मिला देता हूँ। तो उसको भी रोटेट कर लें, बराबर लें इन सबको। मिला दें इन सबको। जब आप इस सर्किट को ऑन करेंगे उससे पहले आप इसकी वैल्यू को चेंज ज़रूर कर लीजिएगा। मैं 220 का एक रजिस्टर ले लेता हूँ। दूसरा भी 220 स्टैंडर्ड वैल्यू। इसको हम लेट्स से 200 ओम कर लेते हैं, या चले 100 ओम कर लेते हैं। जब आप इसके नज़दीक इसको देखेंगे, इस बैटरी से गुजरने वाला करंट टोटल वो 0.17 एम्पियर है। R1 के क्रॉस जो करंट आ रहा है वो 0.04 है, R2 के क्रॉस जो है वो फिर 0.04 है, और R3 के क्रॉस जो आ रहा है वो 0.09 है। इस बात को साबित कर रहा है कि अगर आप रजिस्टर की वैल्यू कम रखेंगे तो उससे गुजरने वाला करंट भी कम होगा, लेकिन इनका टोटल सम सेम रहेगा, जो कि KCL ने भी प्रूव किया था। और यहाँ पर इसको बेसिक मकसद हल करने का ये है कि आपको करंट डिवाइडर रूल का फार्मूला पता चले कि I1 जो है वो आपकी जो वैल्यू निकालेगा वो प्रोट्यूस के ऊपर जो आएगी है वो वही होगी।
I2D वो वैल्यू निकालेगा जो आपका प्रोटीएस शो कर रहा है R2 के ऊपर, प्रोवाइडेड डैट कि आप R1 की और R2 और R3 की वैल्यूज़ और बैटरी की वैल्यूज़ ये ही लें जो आपने प्रोटीएस के ऊपर ली हुई है। ऑब्जर्वेशन टेबल आप फिल कर लेंगे और इस पर मज़ीद डिस्कशन मैं आने वाले लेक्चर में करूँगा। शुक्रिया।